शुरू करते देश हित का। देश हित में आज की सबसे बड़ी खबर नशे से जुड़ी है, नशे के खतरे से जुड़ी है और नशेड़ियों के रैकेट की धरपकड़ से जुड़ी है, क्योंकि नशा भारत की नौजवान पीढ़ी को खोखला कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आर्यन खान ड्रग्स केस में अब तक क्या अपडेट्स हैं। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी ने 2 घंटे तक पूछताछ की है। कल भी पूछताछ होगी। अनन्या पांडे के घर एनसीबी ने तलाशी ली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए। आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। एनसीबी ने शाहरुख के घर जाकर आर्यन की पढ़ाई, बीमारी, विदेश यात्रा से जुड़े दस्तावेज कलेक्ट किए। शाहरुख खान ने आर्थर रोड जेल में आर्यन खान से मुलाकात की। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कल से आज तक एनसीबी ने 4 ठिकानों पर तलाशी की है। आर्यन खान ड्रग्स केस में अगर आपको दिन भर की हलचल की तस्वीरें दिखाएं तो आज की हलचल सुबह सवेरे से शुरू हो गई थी, जब शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे। कोविड को लेकर लागू बंदिश हटाए जाने के फौरन बाद शाहरुख अपने बेटे आर्यन खान से मिलने जेल पहुंचे और वहां शीशे की दीवार के आर पार दोनों के बीच 15 से 20 मिनट की मुलाकात की खबर है। इंटरकॉम पर बातचीत भी हुई। शाहरुख अपने घर पहुंचे ही थे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के लोग उनके घर के बाहर दिखाई देने लगे। पता चला कि एनसीबी वाले शाहरुख खान के घर मन्नत कुछ कागजात और दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर भी एनसीबी की टीम सर्च करने के लिए पहुंची और वहां भी कुछ गैजेट्स जब्त किए गए। इसके बाद अनन्या पांडे को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। अनन्या सामान्य से सफेद कुर्ते में अकेली ही एनसीबी दफ्तर पहुंची। साथ उनके पिता थे चंकी पांडे। यहां खबर है कि महिला अधिकारी की मौजूदगी में अनन्या पांडे से करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। अब अनन्या पांडे को समन दिया गया है। कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुंबई रेव पार्टी मामले में खुले बॉलीवुड के ड्रग जाल में एनसीबी एक-एक करके सुरागों तक पहुंच रही है। मुंबई में एनसीबी ने आज 4 जगह सर्च ऑपरेशन अपना किया है, जिनमें से एक जगह एक्ट्रेस अनन्या पांडे का घर भी था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक बाकी 3 जगह पे जहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया वो ड्रग पेडलर से जुड़ी हुई हो सकती है। यानी अभी इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। तो आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर आप पिछले 18 दिनों से तमाम तरह की चर्चाएं सुन रहे होंगे। 2 तरह की राय और विचारों की लड़ाई चल रही है। एक पक्ष आर्यन खान के बचाव में है, दूसरा पक्ष एनसीबी के साथ और नशे के खिलाफ है। लेकिन 18 दिन बाद भी जब आर्यन खान जेल से बाहर नहीं निकल सके, जमानत नहीं मिल सकी, तो राजनीतिक हमलों की तो छोड़िए, कानून पर भी सवाल उठा जाने लगे। इसलिए देश हित में यह जरूरी है कि आर्यन खान केस में अभी तक की अदालती स्थिति और कानूनी पहलुओं के बारे में आपको जानना चाहिए। कहां पहुंचा आर्यन ड्रग्स केस? शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से शुरू हुई एनसीबी की तफ्तीश अब चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के घर तक पहुंच गई है। एनसीबी ने पहले तो अनन्या पांडे के घर पर तलाशी ली और वहां से लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए। फिर अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुला भी लिया। आर्यन खान ड्रग्स केस में अनन्या का नाम आर्यन के व्हाट्सएप चैट से सामने आया था, क्योंकि अभी तक अनन्या पांडे इस केस में ना तो आरोपी थी और ना ही गवाह। लेकिन आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद एनसीबी ने तफ्तीश आगे बढ़ाई है और अब जांच के दायरे में अनन्या आ गई है। मुंबई सेशंस कोर्ट से आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज होते ही एनसीबी की टीम ने एक्शन तेज कर दिया। उधर आर्यन की अर्जी हाईकोर्ट में पड़ी नहीं कि एनसीबी सबूत जमा करने में जी जान से जुट गई है, क्योंकि अब बात हाईकोर्ट में जंग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को यानी मंगलवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले सोमवार तक एनसीबी को इस जमानत याचिका पर अपना रिप्लाई फाइल करना है। इन 5 दिनों में अगर एनसीबी इस मामले से जुड़े हुए कुछ नए तथ्य और सबूत जमा कर लेती है तो वो हाई कोर्ट से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और वक्त मांग सकती है।
इसके अलावा हाईकोर्ट में जमानत का विरोध करने के लिए एनसीबी के पास तब कुछ नए तथ्य और सबूत भी होंगे। अनन्या पांडे से पूछताछ कर और शाहरुख खान के घर से आर्यन खान से जुड़े दस्तावेज मांगकर एनसीबी उन्हीं तथ्यों और सबूतों को जमा करने की कोशिश कर रही है। अमित राम से राजीव रंजन और अंकुर त्यागी के साथ राकेश त्रिवेदी, ज़ी मीडिया, मुंबई। 20 अक्टूबर को मुंबई सेशंस कोर्ट में जब आर्यन खान को जमानत नहीं मिली तो देश में चर्चा शुरू हो गई कि आर्यन खान के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन एनसीबी ने अदालत में जो तथ्य और सबूत रखे, अदालत ने जिन पर भरोसा किया और जमानत अर्जी रद्द करने का आधार बताया, कानून के उन पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। आर्यन खान की जमानत पर निचली अदालत में बहुत लंबी बहस हुई थी। एनसीबी ने 8 से ज्यादा फैसले पढ़कर आर्यन की जमानत का विरोध किया था और तब एनसीबी की दलीलों, तथ्यों और सबूतों के मद्देनजर अदालत में ये माना गया कि आर्यन खान लगातार अवैध ड्रग्स की गतिविधियों में शामिल रहा है। आर्यन खान के ड्रग डीलर से संपर्क हैं। आर्यन खान के कई विदेशों से भी संपर्क हैं। आर्यन के संपर्क वाले ड्रग डीलर्स अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। सिर्फ आर्यन खान ही कुछ अहम तथ्यों का खुलासा कर सकते हैं। एनसीबी अदालत को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद जो तफ्तीश हुई है, बयान लिए गए हैं और जो डिजिटल सबूत मिले हैं, वो इस केस की जांच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम है। आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज करते हुए निचली अदालत ने आदेश में ये भी कहा कि व्हाट्सएप चैट से पहली नजर में पता चलता है कि आर्यन खान नारकोटिक्स पदार्थों की अवैध ड्रग्स एक्टिविटी में लगातार शामिल रहा है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जमानत पर रिहा होने के बाद वो उसी तरह के अपराध में शामिल नहीं होगा। पहली नजर में आरोपियों के संगीन गुनाहों में शामिल होने की बात को देखते हुए ये जमानत के लिए फिट केस नहीं है। रिकॉर्ड पर जो चीजें रखी गई है उससे पता चलता है कि इसमें एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 29 लागू होता है। इसीलिए एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 37 की सख्तियां भी लागू होंगी। मतलब अदालत ने साफ माना कि आर्यन खान ड्रग्स केस में किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, वरना एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 29 और 37 का जिक्र फैसले में यूं नहीं किया गया है। नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट जो बनाया गया है उसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश में ड्रग्स कोई व्यक्ति न ले, और इसलिए ड्रग के मामले में कोई अपराधी मिलता है तो ये निगेटिव बर्डन करना, कोर्ट को निगेटिव बर्डन उस पे आता है, यानी उसे साबित करना होता है कि उसने ड्रग का सेवन नहीं किया, उसके पोजेशन नहीं मिला और वो अभी इसके बाद गुनाह नहीं करेगा। आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का हिस्सा है या नहीं, या फिर आर्यन को इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट के बारे में क्या क्या जानकारी है, ये एनसीबी की आगे की जांच में सामने आ सकता है। लेकिन अभी एनसीबी ने अदालत में जो सबूत रखे हैं उसके आधार पर निचली अदालत से आर्यन खान को जमानत मिलना मुमकिन नहीं था। क्या अभियोग पक्ष ये कह रहा है कि उसे अगर मुलजिम को जमानत मिली तो पुरावे में सबूतों में छेड़छाड़ कर सकता है? इस पे भी कोर्ट को फैसला देना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये मामला बहुत सीरियस बनता हुआ है। आर्यन खान की जमानत पर हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई है। उससे पहले एनसीबी के पास चुनौती है कि व्हाट्सएप चैट्स की जिन दलीलों के बिना पर निचली अदालत में जमानत का विरोध किया था, उन्हें साबित करने के लिए कुछ तथ्य और सबूत जुटा सके। उन्हीं सबूतों की अहम कड़ी है आरोपियों के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट। खबर है कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से अनन्या पांडे का नाम सामने आया, जिसके बाद एनसीबी ने कार्रवाई की और पूछताछ शुरू की। इसके बाद बॉलीवुड बैकग्राउंड से जुड़े 2 लोग और हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं। एनसीबी ने जिस तरीके से अनन्या पांडे के घर से लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जमा किए हैं, उनकी मदद से तफ्तीश आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है और इस दौरान बॉलीवुड के कुछ और बड़े नामों और घरानों तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। अमित राम से राजीव रंजन और अंकुर त्यागी के साथ राकेश त्रिवेदी, ज़ी मीडिया, मुंबई।
ये अफसोसनाक है कि एनसीबी पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं और उन्हें सफाई भी देनी पड़ रही है। ये पिछले कुछ महीनों में ज्यादा तेज हुआ है। खासकर सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से एनसीबी ने जो कार्रवाई शुरू की, उसका बॉलीवुड के एक धड़े ने पुरजोर विरोध किया। वो धड़ा आज भी विरोध कर रहा है और अब तो उसमें राजनीतिक दांवपेच भी आजमाए जाने लगे हैं। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने तो एनसीबी पर सेलिब्रिटीज को लेकर सिलेक्टिव अप्रोच अपनाने, बदनाम करने का भी आरोप लगाया। लेकिन हकीकत यह है कि एनसीबी की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र में ड्रग्स खोरी और ड्रग्स के कारोबारियों पर नकेल कसने में कुछ कामयाबी जरूर मिली है और एनसीबी की कोशिशों की कामयाबी की पुष्टि ये आंकड़े भी करते हैं, जिनमें पता चलता है कि साल 2017 में जहां पूरे देश में ड्रग्स से जुड़े 63,800 केसेस दर्ज किए गए थे, उनमें 14,634 केस केवल महाराष्ट्र में थे। उसी तरह 2018 में पूरे देश में 63,137 केस दर्ज हुए थे, उसमें 12,195 अकेले महाराष्ट्र में। 2019 में ड्रग्स के मामलों में बढ़ोतरी हुई, पूरे देश में 72,779 केस दर्ज किए गए, जिसमें से 14,158 केस अकेले महाराष्ट्र में थे। 2020 में इनमें साफ गिरावट दर्ज की, पूरे देश में 59,806 केसेस दर्ज किए गए, जिसमें से महाराष्ट्र में 9,428 केसेस दर्ज किए गए। आंकड़ों की गिरावट बताती है कि हमारे देश के नौजवानों को ड्रग्स की चपेट में आने से बचाने की जो कोशिश एनसीबी कर रही है वो कामयाब हो रही है। हालांकि यह मुसीबत मामूली नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का यह कारोबार है। बिल्कुल आपने सही सुना, 10 लाख करोड़ रुपए का अवैध ड्रग्स का कारोबार। और इसी कारोबार के लिए देश की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आज भारत के लिए जश्न का दिन है। आज हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस हो रहा है। आज हर हिंदुस्तानी सीना तान कर कह रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच दिया। ये कामयाबी बड़ी है, इसलिए जश्न भी बड़ा है। देश के डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ समेत सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स बधाई के पात्र हैं, जिनकी मेहनत और लगन ने आज हिंदुस्तान को वैक्सीन बाहुबली बनाया है। ये भारत की जीत का जश्न है। ये आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रांति है। ये भारत की वैक्सीन क्रांति का कीर्तिमान है। भारत में आज जश्न 100 करोड़ है। वाराणसी के दिव्यांग अरुण राय को लगे इस टीके के साथ ही भारत ने दुनिया को अपना दम दिखा दिया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अरुण राय को कोरोना वैक्सीन का 100 करोड़वां डोज लगा और भारत ने अमेरिका और जापान को भी पीछे छोड़ दिया। भारत को इतिहास रचता देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद रहे। अरुण राय को वैक्सीन की डोज लगते देखा फ्रंटलाइन वर्कर्स का हौसला बढ़ाया। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। सभी का
खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत विश्व गुरु बन चुका है। भारत वैक्सीनेशन का दबंग है और दुनिया दंग है, क्योंकि जो काम अमेरिका नहीं कर सका, जो काम जापान नहीं कर सका, वो भारत ने कर दिखाया। सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सारी साइंटिफिक एजेंसीज, सारे मिनिस्ट्री, इन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। 279 दिनों में भारत ने 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का कीर्तिमान रच दिया। भारत की संकल्प शक्ति से 100 करोड़ लोगों को सुरक्षा का टीका लग चुका है और ये जश्न, ये खुशी उसी जीत की है। सारा देश बधाई का पात्र है। 100 करोड़ 1 बिलियन डोजेस वैक्सीन की लगना, और वो भी देश में बने हुए वैक्सीन लगना, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, और हमारे देश का नाम विश्व में ऊंचा हुआ है। वैक्सीनेशन में भारत ने जो इतिहास रचा है, लोग उसका जश्न मना रहे हैं। भारत की वैक्सीन क्रांति का जश्न मनाने के लिए स्पाइस जेट ने अपने 2 खास विमान तैयार किए, उन्हें वैक्सीनेशन के रंग में रंग दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद इन विमानों से पर्दा हटाया। दुनिया पर कोरोना का संकट भारी था। बड़े बड़े देशों की तरक्की भी इस महामारी के आगे छोटी साबित होने लगी थी, लेकिन भारत ने न सिर्फ कामयाबी से कोरोना की लहर के कहर को थामा, बल्कि 100 करोड़ लोगों को सुरक्षा का टीका लगाकर बता दिया कि भारत है वैक्सीन का बाहुबली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया ने शायद ही कभी सोचा होगा कि भारत इतनी जल्दी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा, लेकिन भारत ने न सिर्फ ये कामयाबी पाई, बल्कि 279 दिनों में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। और आज इस कामयाबी की खुशी पूरे देश में है। डॉक्टर गदगद हैं, नेता खुश हैं और आम आदमी जश्न मना रहा है। देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर आपदा के समय ऐसे कौन से निर्णय किए जाएं जिसके कारण लोगों की जान बचे। एक और अन्न देकर 80 करोड़ लोगों को 15 महीने तक मोदी सरकार ने मदद की। दूसरी ओर भारत में वैक्सीन का निर्माण करके और लगाने तक, बनाने से लगाने तक की यात्रा, 100 करोड़ वैक्सीनेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी दुनिया आज इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। आखिरकार नेतृत्व तो मोदी जी ने दिया, जिन्होंने भारत के वैज्ञानिकों को प्रेरित करके वैक्सीन बनाने का, यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए देश और दुनिया को वैक्सीन देने का और लगाने का काम भी किया है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। लोगों ने विश्वास व्यक्त करके आगे आए, और लोग उस समय आगे आए जब बहुत नेता कुछ ऐसे थे जो भय और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। मोदी जी ने देश को नेतृत्व दिया है, गरीबों की सहायता की है, अमीर हो गरीब हो सबको मुफ्त में वैक्सीन देने का काम किया है। 35,000 करोड़ रुपये तो केवल वैक्सीनेशन के लिए बजट रखा। इसके अलावा भी 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,26,000 करोड़ रुपया हेल्थ का बजट किया गया था। ये अपने आप में 2.5 गुना ज़्यादा वृद्धि एक ही वर्ष में करने का काम हमने किया। उस समय लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, राहुल जी जैसे लोग, भारत के वैज्ञानिकों पर भी, भारत के मेक इन इंडिया पर भी और क्वालिटी ऑफ वैक्सीनेशन पर भी। लेकिन देश ने विश्वास किया मोदी जी पर। ये बहुत गर्व की बात है और हम सब देशवासियों को एक बहुत गर्व करना चाहिए कि इतने कम समय में हमने ये 100 करोड़ 1 बिलियन डोजेस हम अपने देश में लगा चुके हैं। और ये इसलिए गर्व का इशू है क्योंकि जब जनवरी में टीकाकरण शुरू हुआ था तो कई लोगों ने कहा था कि ये कीर्तिमान को पहुंचने के लिए हमें कई साल लग जाएंगे, और हमने ये करके दिखाया कि यही जो वैक्सीन हमने अपने देश में बनाई है, हमारे ही देश में बनी हुई वैक्सीन, हमने 1 बिलियन लोगों को 9 महीने के अंदर लगा दी। तो इसलिए ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, समथिंग दैट वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ। कई लोग आगे आए, उन्होंने पहले दिन ही वैक्सीन लगाई और ये कहा कि नहीं, हमें इस पर पूरा विश्वास है कि ये वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है।
और आस्ता आस्ता उसमें कॉन्फिडेंस बनने लगा। तो शुरू के कुछ दिनों में वैक्सीन हेजिटेंसी थी, लोग नहीं लगाना चाह रहे थे वैक्सीन, वो देखना चाह रहे थे कि और लोग लगाएं, उनमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। लेकिन आस्ता आस्ता हमने देखा कि कुछ हफ्तों में वो हेजिटेंसी से ईगरनेस हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे वैक्सीन लगाने के लिए। और अब हमारे में मैं ये कहूँगा कि वैक्सीन हेजिटेंसी अब नहीं रही है। सिर्फ ये हुआ है कि कुछ लोग दूसरा डोज नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अब कोविड नहीं रहा इसलिए दूसरे डोज की जरूरत नहीं है। उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कोविड हमारे यहाँ ही है, वायरस खत्म नहीं हुआ है, और जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगाया वो भी आगे आके दूसरा डोज भी लगाएं, जिससे अपना पूरा टीकाकरण करें और उसी तरह से आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे। चाहे वो सिरिंज हो, चाहे वो नीडल हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो टीकाकरण करने वाला व्यक्ति हो, सारी चीजें जो है वो मेड इन इंडिया थी, हिंदुस्तान की खुद ही बनाई गई सारी चीजें थी। इसलिए हमारे लिए ये एक ऐसा क्षण है कि हमें बहुत ही गर्व होना चाहिए कि हमने अपने ही देश में ये सारी चीजें करके दुनिया को दिखा दिया कि हम 1 बिलियन डोजेस वैक्सीन के 9 महीने के अंदर लगा सकते हैं। शुरुआत में तो जरूर ये बहुत असंभव आंकड़ा लग रहा था, लेकिन ये हम लोगों ने पार किया है और ये तभी संभव हो सका है जब इतने लोगों ने एक साथ मेहनत की है। मेरी इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया है एप्लीकेशन के उसमें प्लेटफॉर्म के बनाने में, उन सब की क्रेडिट और मेहनत का नतीजा है कि आज हम इसको आंकड़े को छू सके हैं और ये बहुत गौरव का विषय हमारे देश के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरुआत से ही हमको निर्देश था कि भाई आप इसको एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड बनाइए। हिंदुस्तान में तो डिजिटल पब्लिक गुड है ही, लेकिन इसको इस स्टैंडर्ड का बनाइए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग हो सके। और उन्होंने हमें निर्देश दिया कि भाई इसको ओपन सोर्स करके लोगों को एक गिफ्ट के तौर पे आप दीजिए। तो 5 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी एक कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगा, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। उसमें उन्होंने 147 देशों ने भाग लिया था, कुछ देशों के स्वास्थ्य मंत्री और बाकी लोग भी इसमें आए थे और उन्होंने यही घोषणा की थी कि हम इसको पब्लिक गुड के रूप में लोगों को देश गिफ्ट में देंगे। तो उसके बाद से अब हम लोगों ने जो नेगोशिएशन लोगों के साथ, लोगों के इंटरेस्ट आए और अभी आप 1-2 दिन में देखेंगे कुछ लोगों के साथ, कुछ देशों के साथ हम लोग MOU साइन करेंगे। तो एक डिजिटल पब्लिक गुड जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में हम इसको देंगे। जो हमारा काम हमको करना था वो काम हमने कर दिया है। जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसके माध्यम से हम लोग दूसरे देशों से संपर्क में हैं और उनके साथ MOU साइन करेंगे। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ कोविन को दूसरे जो जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके लिए हम करेंगे, ब्लड बैंक के जो कैंप के मैनेजमेंट का प्रोग्राम है उससे हम लोग शामिल करेंगे। तो इसको रीपर्पस करके दूसरे कल्याणकारी कार्यों में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सारा देश बधाई का पात्र है। 100 करोड़ 1 बिलियन डोजेस वैक्सीन की लगना और वो भी देश में बने हुए वैक्सीन लगना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए और हमारे देश का नाम विश्व में ऊंचा हुआ है और दिखाता है कि हम आत्मनिर्भर होकर इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और देश ने सिद्ध किया है कि प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में वैक्सीन डेवलप भी हो सकते हैं, वैक्सीन का इतना तेज़ गति से प्रसार और इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है। तो आगे क्या करना ये बिल्कुल नहीं हमें भूलना चाहिए। आज की सिचुएशन ये है कि भारत के वयस्क 18 से उम्र के 18 और ऊपर के उम्र के उनमें से 75% व्यक्तियों को 75-76% व्यक्तियों को 1 डोज मिल गई है, लेकिन 24-25% को नहीं मिली है। ये काम हमने अगले हफ्तों में पूरा करना है। इसी प्रकार 2 डोज जो मिली है वो 30% के करीब अडल्ट्स को मिली है, बाकियों के लिए ये काम पूरा करना है। तो अगली चुनौती और इमीडिएट प्रायोरिटी हमारी ये है कि अब ये काम पूरा करें कि कोई भी वयस्क छूट ना जाए और जो 1 डोज ले चुका है उसको 2 डोज हों। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी। मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ मदद करिए इस बात को घर घर पहुंचाने के लिए कि अब वैक्सीन की उपलब्धता का कोई इशू ही नहीं है। जितने वैक्सीन ज़रूरत हैं वो मिल रहे हैं।
हर रोज़ लगभग 10 करोड़ के करीब वैक्सीन जो है वो सरकारों के स्टेट की सरकारों के पास उपलब्ध हैं। और 95% तक जो वैक्सीन लगे हैं ना आज तक, वो सारे ही फ्री वैक्सीन लगे हैं। प्राइवेट सेक्टर से 5% के करीब वैक्सीन लोगों ने बाई चॉइस जाके वहाँ लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्री वैक्सीन सप्लाई में कोई कमी नहीं है, तो कोई छूटना नहीं चाहिए। हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर बस्ती में जो भी छूटा है उसको प्लीज़ इस वैक्सीन से जोड़ो। आज ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ये जो काम था, ये मुहाना जो माइलस्टोन प्राप्त करना था, ये कोई 16 जनवरी को सोचा नहीं गया था। इसके बारे में पिछले साल फरवरी में 30 जनवरी को आखिरी पहला केस आया था कोविड का, और फरवरी में ही इस बारे में सोच लिया गया था कि किस तरह का एक रास्ता बनाना है। और इस पीछे पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा था पिछले 1.5 साल से, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से भारत ने वैक्सीन आत्मनिर्भरता की जो सोच है उसको लेके चले। क्योंकि ये हम सबको मालूम है कि अगर ये वैक्सीन भारत में निर्मित ना हो रही होती तो हमारे लोगों को वैक्सीन ना मिलती। और इसी सोच की वजह से ही आज हम हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दे पा रहे हैं। दूसरी चीज़, इस सोच के अंतर्गत यहाँ के वैज्ञानिक R&D का जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम, उसमें परिवर्तन लाया गया। और इस परिवर्तन के द्वारा हुआ ये कि हम केवल वैक्सीन निर्माता थे अभी तक, लेकिन अब हम नई वैक्सीन्स को डेवलप भी कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि कोवैक्सीन बिल्कुल ही भारत में देशी निर्मित वैक्सीन है। ज़ाइकोवी-डी पूर्णतः भारत में निर्मित है। इसके अलावा आगे आने वाले 1.5-2 महीने 3 महीने में 3-4 और पूर्णतः भारत में डेवलप की हुई, विकसित की हुई वैक्सीन्स आ जाएंगी। तो एक तो ये पूरा इकोसिस्टम, हमारा जो वातावरण है विज्ञान का, उसमें चेंज लाया गया। दूसरा, वैक्सीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, इसके लिए तैयारी पिछले साल जून-जुलाई में शुरू कर दी गई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.